बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पास पेपर्स को स्टार्ट किया हुआ 2008 से लेके 2023 तक। पास पेपर्स हम बीकॉम के बिजनेस मैथ्स के फर्स्ट सेमेस्टर के डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है पेपर नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। जो ये पेपर है इसमें हमने बेसिकली ये जो था द सम ऑफ 10 वैल्यूज, ये हमारे पास था बेसिकली 15 चैप्टर का 15.1 का। और नेक्स्ट जो है हमने देखा था ये वाला 7 का बी पार्ट, ये भी हमारे पास 15.2 का था। और ये थर्ड वाला था, ये मैंने बेसिकली आपको एक पिक्चर के थ्रू बताया था। इसमें देखिए कहा हुआ है कि आप फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने ये शो करना है कि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली के मुताबिक। अब ये यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में जो मैंने देखा आपके लिए, व्हाट इफेक्टिव रेट इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 8% सेमी एनुअली क्वार्टरली। ठीक है, हमने क्वार्टरली के अकॉर्डिंग देखना है। पहले नंबर पे हम सेकंड पार्ट पे आ गए। दूसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे 8% है, यहाँ पे इनका 6% है, लेकिन हमारा जो है क्वेश्चन में 8% है। तो मैंने 1 प्लस 0.08 की पावर जो है, मतलब पावर भी यहाँ पे 4 आ जाएगी, नीचे भी 4 डिवाइडेड में आ जाएगा -1। इस तरह से करके हमने देखा इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास आंसर मैंने पिछले लेक्चर में है बेसिकली, वो आप अभी देख लीजिएगा उसको। तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अप्रोक्सीमेट 8% के इक्वली आ रहा था। तो इसका मतलब है हमारा जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखें। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, कि आपको नॉमिनल तो गिवन था, आपने इफेक्टिव वाला निकाला है ना, क्योंकि दोनों आपके बराबर आ रहे थे। क्या नहीं पकाने। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट पास पेपर्स पे। थोड़े से पास पेपर ना थोड़े से शफल होके इसमें पीडीएफ बने हुए हैं। 2021 का आगे हालांकि। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 का फोर्थ पार्ट। The first three terms of an arithmetic sequence are 20 to 16.5 and 13. Find the 15th term and the sum of the first 15 terms of arithmetic sequence. हमने अब इसमें ये बताना है। सबसे पहले तो देखें, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ये आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए आपने इसको यहीं पे देख के साथ साथ अपने नीट पे, रफ पे, जैसे भी करते हैं, और बाद में या फिर वीडियो देख लीजिएगा। क्या करना है हमने यहाँ पर, फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी कि आपको A1 गिवन है, A1 आपके पास है 20। नेक्स्ट आपके पास A2 गिवन है, वो आपके पास है 16.5। नेक्स्ट आपके पास A3 गिवन है, वो है 30। अब ये तीनों हमारे पास आ गए हैं। फाइंड द 15th टर्म, हमने जो है बेसिकली A15 फाइंड करना है। ठीक है, A15 को हमने निकालना है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है सम ऑफ 15 यानी कि S15 निकालना है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें बेसिकली B पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि A तो हमें पता है ना, कि पहली फर्स्ट टर्म तो हमें पता है। अब हमें D चाहिए है, D पता चल जाए तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जो है, हमें पता है A2 किसके बराबर होता है। A2 हमारे पास होता है A प्लस डी। ठीक है, A1 प्लस डी के बराबर होता है, इक्वल टू 16.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन अनसीन है, लेकिन हम आपने प्रैक्टिस की होगी ना एक्सरसाइज की, तो आप अनसीन क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी 20, 20 को साइड पर आके माइनस कर दिया। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5। ठीक है, हमारे पास डी आ जाएगा 3.5। अभी 3.5 हमारे पास प्लस में आया है या माइनस में आया है, तो हमारे पास माइनस में आया, -3.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारे पास डी आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है ये टर्म्स गिवन हो, A1 A2 सो ऑन, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस लेके उस तरह से भी निकाल सकते हो। लेकिन हमने जो है एक इस तरह से तरीके के मुताबिक निकाले, हमारे पास -3.5 आ जाएगा। नेक्स्ट A15 फाइंड करना है हमने। तो A15 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 14B, A प्लस 14B। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ए की जगह पे आ जाएगा 20 और 14 एज इट इज, और डी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -3.5। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास A15 का रिजल्ट आ जाएगा। S15 के लिए हमने फॉर्मूला लगाना होगा, इसको फॉर्मूले को लिखते जाए ताकि आप इसको बाद में सोल्व कर दें। S15 के लिए क्या करना है, आपने 15/2, यानी कि हमारे पास 15 टर्म्स है ना टोटल, n/2 होता है फॉर्मूला।
A1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 20, A1 प्लस AN हमने करना है, और AN हमारे पास A15 है, तो A15 का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, क्या होगा, जो A15 है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A1 जो है आपका वो यहाँ से आ जाएगा, और n/2 इसका फॉर्मूला यही होता है ना, n/2 जनरलाइज फॉर्म, इसके दो फॉर्मूले हैं, हमने एक ये वाला यूज कर लेते हैं, n/2 A प्लस AN या A1 AN, इस तरह भी कह सकते हो आप, ये फॉर्मूला। AN हमारे पास लास्ट टर्म 15 गिवन है, हमने वो रख ली, A1 हमें जो फर्स्ट टर्म गिवन थी वो रख ली, और n/2 हमने 15 टर्म्स का सम फाइंड करना था तो ये रख लिया। अब इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है, आपकी बुक में ये नहीं है। ठीक है, समझ आ गई क्या है इसमें, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, और उन्होंने कह दिया फाइंड द 15 टर्म, यानी कि 15 फाइंड करना है और S15 फाइंड करना है। अब आप चाहे तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लें, दो को माइनस करके, या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से दो टर्म्स भी हमने माइनस किया और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3.5। आपको पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो हमारा माइनस में आ गया डिफरेंस। इस तरह से करके फिर उसके बाद हम आपने 15 निकाल लेना है, A प्लस B जो आपने निकाला होगा वो उसको पुट करके -3.5, यहाँ से सम वाले पे आए तो सम के लिए हमारे पास 15/2 20 प्लस A15 हो जाएगा, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास सोल्व होके आ जाएगा, और ये है बेसिकली अनसीन लेकिन आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 का C पार्ट। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे हमारे इस वाले चैप्टर्स के नहीं है। 2 का C पार्ट, इफ 1/A 1/B एंड 1/C आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट कॉमन रेशियो इज, तो हमने कॉमन रेशियो को ये शो करना है। ठीक है, अब हमें पता है आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर इक्वल टू सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 1/B डिवाइडेड बाय 1/A। ठीक है, एक ये आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1/C डिवाइडेड बाय 1/B। ठीक है, ऐसे करके आपके पास ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, यहाँ पे मेरे पास देखो अभी दो आर है, एक आर ये है, एक ये आर, तो एक तरह से यहाँ पे आर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वायर की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और ये 1/C हमारे पास क्या बन जाएगा, A/C। ठीक है, A/C रह गया यहाँ पे। लेकिन हमने जो है बेसिकली आर बताना है उनको, कॉमन रेशियो जस्ट बतानी है, तो स्क्वायर के फॉर्म में इसका मैं अंडर रूट ले लूंगी दोनों साइड पे, तो हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट A/C आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने यही उनको शो डैट करना था, प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, कॉमन रेशियो निकाला। सबसे पहले तो आपको पता है आर आप कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म। लेट्स सपोज मैं थर्ड वाले का निकाल रही हूँ, सेकंड कॉमन रेशियो, तो क्या करेंगे, A थर्ड डिवाइडेड बाय A सेकंड। ठीक है, ये पहले जनरलाइज फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने ये वाली वैल्यूज को पुट करके कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया, और उसके बाद ये हमारा प्रूव होकर रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव करना था तो उसको प्रूव कर लिया, इसको नोट डाउन कर लेना आपने, ये चीजें आपको बाद में मसला करती है, इसलिए आपने इसको साथ के साथ करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का डी पार्ट। अब 2 की डी पार्ट को मैं आपको यहाँ पे बाय हैंड भी सोल्व करके दिखा सकती हूँ, लेकिन इसको हम एक बार यहाँ पे देखने, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स, यानी कि परमोटेशन में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना इस चैप्टर को भी स्किप नहीं करना आपने, परमोटेशन में से भी आपके देखिए क्वेश्चन आए होते हैं। ठीक है, अब परमोटेशन वाले को देखते हैं हम, ये देखिए बिल्कुल आपकी एग्जाम्पल को लिया हुआ है। In how many ways can the letter of word statistics be rearranged? हमने स्टैटिस्टिक वर्ड को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने काउंट किए, इसके वर्ड टोटल कितने हैं, तो ये हमारे पास 10 वर्ड बन रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो है एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार ऐसा आ रहा है, टी भी हमारे पास 3 बार आ रहा है, ए जो है 1 टाइम आ रहा है, और आई इसमें 1 और 2, आई 2 बार 2 बार आ रहा है, और उसके बाद सी भी 1 बार आ रहा है। ठीक है, हमने सारे वर्ड्स को देख लिया कितने बने। अब यहाँ से हमने लेटर्स देख लिए कितने लेटर इसके कितनी बार रिपीट हो रहा है, और टोटल हमारे पास 10 नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 नहीं बने, इसका मतलब आपने कोई एक आधा स्किप कर दिया, उसको दोबारा से देख लें। सबसे पहले ऊपर हम इसका फॉर्मूला होता है 10 फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर एक का इंडिविजुअल का फैक्टोरियल लेते गए। इसको सोल्व किया तो हमारे पास 5400 आंसर आ जाएगा। क्या आपकी एग्जाम्पल ली हुई, देखो क्वेश्चन आपके मैंने जो जहाँ तक पास पेपर्स को देखा है, ज्यादातर आपके पेपर्स में ना एग्जाम्पल साइज होती हैं, किसी भी चैप्टर 15 हो 16 हो या परमोटेशन हो, आमतौर पे जो है एग्जाम्पल्स को ज्यादा प्रेफर की, क्योंकि बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, अब वो फिर इसको ज्यादा दे देते हैं फिर।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ तक ये आपका ये वाला पास पेपर भी हो गया सोल्व। इसके बाद हम आते हैं इससे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं नेक्स्ट पास पेपर को। इसमें है क्वेश्चन नंबर 7। द फिफ्थ एंड द 13th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 5 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 16 टर्म। अब ये भी आपकी बुक से एज इट इज मतलब नहीं लिया और इसकी स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा। अब A5 हमारे पास किसके इक्वल उन्होंने बताया, A5 हमारे पास है 5 के इक्वल, ठीक है, ये लिख लिया। ए नेक्स्ट है हमारे पास A13 को हमने लिख लिया, ये किसके इक्वल है हमारे पास, -3 के इक्वल, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 16 टर्म, हमने 16 टर्म बतानी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ए पता हो और हमें डी पता हो, A1 और डी, तो हम जो है बाकी सब चीजें पूरे सीक्वेंस भी बना सकते हैं और 16 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसको मजीद इसको ओपन करके लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है A+4D, ठीक है, ये 4D हो जाएगा इक्वल टू 5। नेक्स्ट अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये बन जाएगा A+12D, और यहाँ पे हो जाएगा -3। दोनों इक्वेशंस को मैंने ओपन करके लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको सोल्व करती हूँ, तो मेरे पास डी का रिजल्ट आता है -1। अब आना नेगेटिव में ये, क्योंकि देखो आपकी टर्म्स जो है डिक्रीज कर रही हैं, तो डी हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे नीचे लाके माइनस करती हूँ, तो 12 -4 किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8, और -3 और -5 किया तो -8, तो हमारे पास आंसर डी का आ जाएगा -1। बी का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने ए निकालना है, किसी भी एक वे में पुट कर दिया। लेट्स सपोज मैं इसमें करती हूँ फर्स्ट में, मैंने यहाँ पे रखा, तो ये माइनस बन जाएगा 4A, और ये -4 इस साइड पे जाकर ये बन जाएगा 9। ए हमारे पास 9 आ गया, और डी हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है, 9 और -1 आ गया। नेक्स्ट हमने 16 टर्म फाइंड करनी है, तो वो आप कर सकते हो, मैं उसका फॉर्मूला बता देती हूँ, आप उसको खुद कर लीजिएगा। इस 16 के लिए क्या करेंगे हम, A+16D, ये आपने किया तो आपके पास 16 टर्म आ जाएगी। या और यहाँ से उन्होंने कहा फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बना के बताना, तो आप पहली टर्म लिख लेंगे, पहला आपके पास 9 आ जाएगा, 9 में से -1 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 में से 1 किया माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। इस तरह से आप लिखते गए बाकी टर्म्स को भी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा आपके पास 5। अब देखो आप 1 2 3 4 एंड 5, आपकी फिफ्थ टर्म 5 ही बन रही है, और यहाँ पे भी फिफ्थ टर्म उन्होंने 5 ही बताई हुई है। नेक्स्ट आप 6 करते हो तो वो क्या हो जाएगी, 4 3 2 1 0, तो इसके बाद -1 -2, सो इस तरह से आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। आपने ये बना के बता देना, ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो आपने बताना था, ये जो है यहाँ पे आपने इसका बताया था A16, तो आपने A16 को भी बता दिया कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है। A+15D, यहाँ पे A की वैल्यू है आपके पास 9, और 15D जो है अभी -1 पुट करोगे, तो आप 9 -15 करते हो, तो आपके पास क्या आंसर आता है, -6 आंसर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16 टर्म। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर लेना है, ये अनसीन आपकी बुक से नहीं है, लेकिन आपने जब बाकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर लें आप जल्दी से, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। A company offers two alternatives for the payment of salary to the post of an employee. Either he may receive 240 lakh, मतलब 2,40,000 per year, and of 100 in the first month, 200 in the second month, and 400 in the third month, and so on. Which of the two alternatives should he prefer? ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एज इट इज उन्होंने लिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, ये देखिए, कंपनी ऑफर्स, आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का तो उन्होंने बता दिया कि ये है आपके पास 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 तो उन्होंने बता दिया ये आ रहा है। सेकंड अल्टरनेटिव के लिए उन्होंने ये बताया सीक्वेंस बन रहा है 200, फिर हो जाएगा, पहले 100 है, फिर 200 हो गया, फिर 400, यानी कि उसका बेसिकली पावर आप कर सकते हो 100, उसका डबल हुआ 400, सो ऑन अप टू 12 टर्म्स, एक साल का उन्होंने कहा है ना, तो एक साल के लिए फिर हमारे पास 12 टर्म तक आता है, ठीक है।
हमने देख लिया यहाँ तक, पर ईयर के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे पर टर्म तक बन गया। अब ए हमारे पास 100 हो जाएगा, आर हमको, क्योंकि हमें पता है कुछ चीज डबल डबल हो रही है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन रेशो होगा, कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है। तो ये आर बन जाएगा हमारे पास, आर हमारे पास 2 आ जाएगा, ए 100 आ गया, एन 12 है। हमने सम ऑफ 12 मंथ से निकाल लेना है कितना बनता है। अब हमें पता है आर ग्रेटर देन 1 है, तो हमने ए आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, इसमें ए पुट किया, एन पुट किया, आर पुट किया और सोल्व किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 4,09,500। अब पहला वाला ऑल्टरनेटिव का है 2 लाख और ये है 4 लाख, तो दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे? हमने कह दिया सिंस ये जो सेकंड वाला है ये ज्यादा है फर्स्ट वाले की निस्बत, तो हमने कह दिया द एग्जेक्टिव शुड प्रेफर सेकंड सेकंड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से देख लेना, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपका मोशन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार वो रिपीट हो रहा होता है पेपर में, और एक ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा होता है आपके क्वेश्चन इसमें पास पेपर में। नेक्स्ट आता है एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग 2 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ऑप्शन ए ऑफर 1.5% कंपाउंडेड एवरी 3 months, ऑप्शन बी ऑफर 3.2% कंपाउंडेड एवरी 6 months, विच इज द बेटर ऑप्शन। अब आपने इसको बताना है कि इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, दो उन्होंने बताया। अब ये भी आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, ये अनसीन क्वेश्चन है, तो आपने इसको खुद सोल्व करना होगा। अब आपने इनको बताना है कि कौन सा बेहतर है। दो एक है, देखो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, उसको दो वे से इन्वेस्ट करना है। एक में है कि वो 1.5% कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स के बाद दे रहा है, दूसरे वाले में है 3.2 कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स में वो दे रहा है। ठीक है, दो वो आ गया आपके पास। अब ये 3 मंथ का मतलब होता है क्वार्टरली, और 6 मंथ का मतलब होता है सेमी एनुअली। यानी कि ये आपने क्वार्टरली के मुताबिक करना है, ये सेमी एनुअली के मुताबिक करना है। 3.2 आपका ये यहाँ पे आई हो जाएगा, इसका ये वाला आई हो जाएगा, और एन 10 है, और ये आपके पास जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आपने इसको सोल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला लिख देती हूँ, बाकी आपने इसको खुद देख लेना क्या है। एस पी 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, ये आपके पास पी है, ये आपके पास एन है, ये आपके पास पहले वाले का आई है, तो इस आई को फिर आपने किससे डिवाइड करना है? 4 से, क्वार्टरली के मुताबिक। ये वाला आई है आपके पास सेकंड वाला आई, और इसको आपने डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो इस तरह से बना लेंगे, एक आपके पास इस साइड पे आ जाएगा सारा, और एक इस साइड पे आ जाएगा। इस आई को लिखते हैं हम 0.015, दूसरा वाला आई आ जाएगा 0.032। अब इसको आपने डिवाइड कर देना